हेलो स्टूडेंट्स, हमने थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने एमआरपी वगैरह एआरपी वगैरह सारी चीजें पढ़ ली थी। और आज हम करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट जो है कॉस्ट ऑफ फैक्टर, क्योंकि किसी भी फैक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है उसके साथ कॉस्ट को भी कंसिडर करना उतना ही जरूरी है। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ द फैक्टर यूज्ड। टोटल फैक्टर कॉस्ट कितनी है और यूनिट ऑफ द फैक्टर यूज। फॉर एग्जांपल हम लेबर की एवरेज फैक्टर कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? कितनी उसकी वेज बिल है, मान लो हम लेबर को 1000 रुपीज पे कर रहे हैं और लेबर जो लगाई है यूनिट्स यूज्ड है 10, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा? एवरेज फैक्टर कॉस्ट 100 रुपीज आ जाएगी। उसी तरह हम कैपिटल की निकाल सकते हैं, रेंट बिल कितना है टोटल डिवाइडेड बाय कैपिटल के यूनिट्स कितने यूज्ड है, इस तरह से। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट जो एक फैक्टर की बढ़ती है। उस तरह मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या है कि यूनिट में फैक्टर में एक यूनिट की चेंज करने की वजह से टोटल फैक्टर कॉस्ट में कितनी चेंज आती है, एडिशनल चेंज जो होती है फैक्टर में। तो ये हम लेबर की अगर बात करें तो लेबर में एक यूनिट की चेंज करने की वजह से टोटल फैक्टर कॉस्ट में कितनी चेंज आई है। तो टोटल फैक्टर कॉस्ट n यूनिट माइनस टोटल फैक्टर कॉस्ट n माइनस 1 यूनिट। अब हम देखेंगे कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है और फैक्टर कॉस्ट है और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है। अगर हम दो प्रतियोगिताएं में बांट करते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो ब्रॉडली इसकी क्लासिफिकेशन है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AFC इज इक्वल टू MFC रहता है, कारण क्योंकि जो पेज रेट है या रेंट है, सारी चीजें जितनी भी प्राइस होती है फैक्टर की दैट इज फिक्स्ड। तो चाहे आप एक यूनिट खरीदो चाहे दो खरीदो, परफेक्ट के लिए लास्ट है उनकी सप्लाई, तो उसी रेट पे आपको जितनी मर्जी चीजें यूनिट्स की खरीदना चाहते हो वो खरीद पाओगे, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन AFC और MFC अपवर्ड स्लोपिंग होती है, MFC ज्यादा रहती है AFC से। इसका कारण क्या है कि अगर मोनोपोलिस्ट को ज्यादा वर्कर्स चाहिए या ज्यादा फैक्टर्स चाहिए, यूनिट्स ज्यादा चाहिए, तो उनको पर यूनिट जो है कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी, ज्यादा यूनिट्स हायर करने के लिए। तो इस तरह उनकी जो है अपवर्ड स्लोपिंग होती है और पूर्ण प्रतियोगिता में स्ट्रेट लाइन होती है। अब हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग करेंगे। इसमें क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही पे किया जाता है। मींस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी लास्ट फैक्टर की लास्ट यूनिट की होगी उसी अकॉर्डिंग वेज रेट जो है वो निर्धारित हो जाएगा। अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं, जैसे फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फैक्टर, चाहे वो लेबर हो, कैपिटल हो, लैंड हो, एंटरप्रेन्योर हो, उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही उनको पे किया जाएगा। अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग वेज रेट मिलेगा। अगर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं तो जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगी उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सारी चीजों को निर्धारित करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फैक्टर। तो डिमांड जो है वो इंडस्ट्री, डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम डिसाइड होते हैं वो इंडस्ट्री के द्वारा ही निर्धारित होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के तहत। तो हम यहाँ इस थ्योरी में मानकर चल रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता है और जो फॉर्म्स हैं वो प्राइस टेकर है, नॉट द प्राइस मेकर। तो जो प्राइस मेकिंग का डिसीजन है वो इंडस्ट्री लेगी। तो इंडस्ट्री जो है डिमांड कर्व जो किस तरह से कैलकुलेट करती है, तो इंडिविजुअल फॉर्म्स जो होती है उनकी जो इंडिविजुअल डिमांड है उसका जो एग्रीगेशन है या समेशन है उसी के आधार पर ही मांग को कैलकुलेट करती है। जो सप्लाई होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है फिक्स्ड रहती है, उस फैक्टर की सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो सप्लाई का हमने देख ली, वो सीधी रेखा है, खड़ी रेखा, मतलब जितनी मर्जी प्राइस हो जाए फैक्टर की, उसका जितना मर्जी रेवेन्यू हो, मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट, तो यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड रहेंगे। तो अब हम डिमांड देखेंगे किस तरह से जो है कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले फर्म में हम मानकर चल रहे हैं दो ही फॉर्म्स है, इस तरह से कितनी भी फॉर्म्स हो सकती है उन सबको ऐसे ही टोटल करना है। फर्म ए है, फर्म बी है, ये फॉर्म की डिमांड कर्व है। यहाँ पे हम लेबर की एग्जांपल ले रहे हैं, लेबर की डिमांड है, यहाँ लेबर की डिमांड बी फॉर्म की है। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास इंडस्ट्री की डिमांड आ जाएगी। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतनी है तो लेबर की डिमांड इतनी है, तो OL A1 ए फर्म की
OLB1 दोनों को अगर टोटल कर दिया जाए इसी रेट पर तो कितना आ जाएगा, OLT टोटल लेबर डिमांड कितनी है। उसी तरह अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती, लेबर ज्यादा आप हायर करोगे, जितनी ज्यादा लेबर लगती जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे आ गई है तो ये टोटल दिस प्लस दिस करोगे तो ये आ जाएगा OLT2। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, डिमांड और समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो ये हमारी मांग साइड हो गई, वो हमारी पूर्ति साइड हो गई। मांग और पूर्ति जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे जो है वेज रेट डिसाइड होगा अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं। तो हम इसको अब इक्विलिब्रियम डिटरमिन करेंगे। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्री में जो वेज रेट है वो किस तरह से डिटरमिन होता है। ये हमने लगा सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेबर की ये जो डिमांड है ये हमने टोटल किया था, सभी फॉर्म जितने भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का समेशन है तो टोटल डिमांड बन जाती है। यहाँ पे जो कट करेंगे वहां पे इक्विलिब्रियम वेज रेट डिसाइड हो जाएगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे इस वेज रेट को ये जो है डिसाइड कर दिया है इंडस्ट्री ने। अब ये फॉर्म का केस है, फॉर्म को वेज रेट मिल गया है कि 200 रुपए 150 रुपए जितना भी इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है उस वेज रेट पर चाहे फर्म जितना मर्जी हायर कर सकती है वर्कर्स को। तो AFC इज इक्वल टू MFC, मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है एक फर्म के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए फिक्स्ड है लेकिन एक फर्म के लिए जो सप्लाई है कम्प्लीटली इलास्टिक है इस वेज रेट पे। और ये उसकी डिमांड है, उस पर भी पर्टिकुलर फर्म एक ही डिमांड है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते ही इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगर हम देखेंगे यहाँ भी अगर पहले हम लेबर इतनी ही एम्प्लॉय करते हैं तो क्या पोजीशन है फर्म ए में, तो MRP ज्यादा है और वेज रेट कम है। मतलब एक वर्कर जो है लास्ट वर्कर हमने एंगेज किया है वो हमें कमाकर तो ज्यादा दे रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो हमें कम पड़ती है। इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर हम कुछ ज्यादा कमा सकते हैं तो हमें और वर्कर्स को लगाना चाहिए, तो वो भी हमारा नुकसान है। तो अगर हम नहीं लगाते, अगर L लेबर नहीं लगाते हैं तो ये हमारा नुकसान है जो हम कमा सकते थे लेकिन हमने कम लेबर एम्प्लॉय की है तो हमारा ये नुकसान हो गया। तो अगर हम L की बजाय L2 पे चले जाते हैं तो वहां पे हम पे उसको ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो कमाकर हमें कम दे रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा लॉस है कि इतनी ज्यादा हम लेबर लगा रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कम है वेज रेट से, तो हमें कम लेबर लगानी चाहिए। तो हम वापस E पर आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही जो है इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेज रेट होता है। मतलब जितनी वेज उसको वेजेस उतनी ही मिलेंगी जितना उसका रेवेन्यू प्रोडक्ट होगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से वेज रेट डिसाइड होता है या किसी भी फैक्टर की जो प्राइस है वो किस तरह से निर्धारित होती है, जहाँ पे MRP इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस होती है। मतलब जहाँ पे फर्म की अपनी डिमांड और जो कॉस्ट है जो फॉर्म इंडस्ट्री ने डिसाइड करके दी है वहां पे कट करती है मांग और पूर्ति, वहीं पर ही इक्विलिब्रियम होता है। थैंक यू।